नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बद्री विशाल चारण, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम बीए पाठ प्रथम के यूनिट फर्स्ट प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक व पुरातत्व के अंतिम व चौथे वीडियो का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लौकिक साहित्य व विदेशी विवरणों का विशद विवेचन करेंगे। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इससे राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जा सकता है। इसे संभवतः भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कौटिल्य, जिसके अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त भी है, ने की थी। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र ग्रंथ एक प्रमुख स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त अर्थशास्त्र का द्वितीय और तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। अर्थशास्त्र प्राचीन राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी से मौर्य काल की कुछ घटनाओं का प्रकाश पड़ता है। पतंजलि के महाभाष्य तथा कालिदास के मालविका मित्र से शुंग काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। शूद्रक के मृच्छकटिकम नाटक से तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र प्राप्त होता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांत को 7वीं व 8वीं शताब्दी में कामंदक ने अपने नीतिसार में संकलित किया था। यह नीतिसार उन्हीं सिद्धांतों को या उन्हीं राजत्व आदर्शों को जिनको कौटिल्य मौर्यकालीन समय में प्रतिपादित करता है, आगे बढ़ाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कलन द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। राजतरंगिणी की रचना 1149-50 ईस्वी 12वीं सदी में हुई। इसमें कश्मीर के इतिहास के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सोमेश्वर कृत रसमाला, कीर्ति कौमुदी, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर कृत प्रबंध कोश आदि कृतों से हमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास तथा उसके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रबंध चिंतामणि जो मेरुतुंग द्वारा रची गई है, यह अर्थशास्त्र की टीका है। टीका वस्तुतः एक तरह की कमेंट्री, भाष्य या समहाउ उस मूल ग्रंथ में जो सिद्धांत दिया गए हैं, उनकी उस टीकाकालीन समय के अनुसार व्याख्या, उसमें कुछ विशेष नोट, फुट नोट टाइप होते हैं, वह टीका कहलाती है। उसी प्रकार की एक टीका है अर्थशास्त्र पर लिखी गई मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। यहाँ ध्यातव्य है कि ये समस्त ग्रंथ इतिहास की दृष्टि से नहीं लिखे गए। इनका उद्देश्य इतिहासोत्तर है, अर्थात या तो ये धार्मिक है, लौकिक है, प्रेम प्रसंग है, राजाओं की प्रशंसा है, लेकिन एक इतिहासकार के रूप में हमें इनमें मिलने वाली उन सामग्रियों को ढूंढना
या उनके निहितार्थ निकालने पड़ते हैं, जिनका उपयोग हम घटनाओं को सुव्यवस्थित करने या इतिहास को क्रमबद्ध करने के लिए कर सकते हैं। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोषकृत बुद्धचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित, वाकपति का गौड़वो, बिलन का विक्रमादेव चरित, पद्मगुप्त का नवशासक चरित, संध्याकर नंदी का रामचरित आदि प्रमुख है। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से ज्ञात होता है। सुदूर दक्षिण के पल्लव और चोल शासकों का इतिहास नक्ल कदम्बकम ग्रंथ में व कलिंगतुपर्णी चोल चरित से प्राप्त होता है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में उपलब्ध है। अब हम पढ़ते हैं विदेशियों का विवरण। यहाँ ध्यातव्य है कि भारत में समय समय पर कई विदेशी यात्री आए, जिनमें मेगास्थनीज, हेरोडाइनोसिस, डायनेमिकस, हैंसांग, इत्सिंग, अल-बरूनी, कालांतर में इब्न बतूता, मार्को पोलो इत्यादि के नाम प्रमुख हैं। ये यात्री कई बार व्यापारिक टोलों के साथ आते थे, कई बार धार्मिक अध्ययन जैसे हैंसांग और इत्सिंग, क्योंकि भारत बौद्ध धर्म की जन्मस्थली होने के साथ साथ मूल बौद्ध ग्रंथों, बौद्ध रचनाओं के स्रोत भी रहा है, तो कई बार ये धार्मिक प्रयोजन से भारत आते थे। तो कई बार ये यात्री विजेताओं के साथ साथ, जैसे कि गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ अल-बरूनी 10वीं शताब्दी में आया था। ये यात्री अपने साथ या जब यहाँ आते हैं तो यहाँ का समाज, राज व्यवस्था आदि को देखते हैं तथा अपने यात्रा वृत्तांत जैसे हैंसांग का सियूकी, मेगास्थनीज का इंडिका, अल-बरूनी का किताबुल हिंद में तत्कालीन समाज का वर्णन करता है। इनके किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करते हुए हमें कुछ विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि एक तो ये अल-बरूनी जैसे अपवादों को छोड़कर स्थानीय भाषा या समाज की विशेष जानकारी नहीं रखते। ऐसी स्थितियों में इन्हें दुभाषियों पर या अन्य द्वारा सुनाए गए वृत्तांतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कई बार कहीं ऐसे वृत्तांत जो कि लोक व्यवहार में सामान्य रूप से गल्प के रूप में या कल्पनाओं या किस्से कहानियों के रूप में चलते हैं, वह उनको ये लोग अपने इतिहास व्रतों में रख देते हैं। जैसे मेगास्थनी भारत की वर्ण व्यवस्था को उस रूप में नहीं समझ पाया जिस रूप में वो प्रचलित थे। वह कहता है कि भारत में 4 वर्ण न होकर 7 जातियां हैं, जिसमें वो किसान, दस्तकार, सैनिक, चरवाहा, सफाई कर्मी इत्यादि, दार्शनिक इत्यादि अलग अलग व्यवसायों को ही जात मान लिया। यद्यपि ये सत्य है कि कालांतर में व्यवसाय ही जात में कन्वर्ट हो गए, पर मेगास्थनीज के समय तक ये स्थिति नहीं थी। इसी प्रकार हैंसांग भी कई जगह कहीं ऐसे वृत्तांत दे देता है जो कि उस समय से सही नहीं मिलते। तो यद्यपि इतिहास की दृष्टि से जैसे मेगास्थनीज की इंडिका, टॉलमी की ज्योग्राफी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंस है या प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, किंतु इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करते हुए हमें विशेष ध्यान रखना होता है। कुछ इतिहास में जैसे हेरोडोटस की हिस्टोरिका, मेगास्थनीज, डायनेमिकस, डायनोसिस, एंथियोल्स की पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियंस और अल-बरूनी की किताबुल हिंद आदि वो ग्रंथ है जिनका इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इन विदेशी यात्रियों ने अपने वृत्तांत अपनी भाषा में लिखे हैं और इनको तत्कालीन स्थितियों के अनुरूप समझा जाना चाहिए। इस प्रकार हमने ये 4 वीडियोस में प्रथम वर्ष की प्रथम यूनिट के प्रथम टॉपिक के 2 जिसमें साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत थे उनका अध्ययन किया और अलग अलग लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, पुरातात्विक स्रोत जिसमें सिक्के, स्मारक, अभिलेख, मूर्तियाँ इत्यादि, साथ ही
धार्मिक साहित्य में जैन, बौद्ध, ब्राह्मण साहित्य व विदेशी विवरणों को हमने देखा। इस प्रकार से हमारे यह प्रथम टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।